नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इस महीने के आखिर या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी इस दौरान की जा रही है और इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। और इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे इस खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। और अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां इस वक्त की गई हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स तैयार किया गया है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की पूरी तरीके से निगरानी की गई है ताकि दवाओं की कमी ना हो सके। और ऐसे में बेड हो, चाहे अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की संख्या हो, इन सभी चीजों में इजाफा किया गया है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की गई है ताकि किसी भी तरीके से कमी स्टाफ की ना हो सके। और कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं। हमने देखा दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की बहुत हद तक कमी देखने को मिली थी, ऐसे में इस कमी को दूर किया गया। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। वहीं दूसरी लहर के दौरान हरियाणा सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, ये भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गांव में संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर जो सर्वे किया गया वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। फील्ड टीमों ने घर घर जाकर के सर्वे किया, लोगों से इस दौरान आप जानकारी साझा की। फील्ड टीमों ने स्वास्थ्य संबंधित डेटा इकट्ठा किया और जानकारियां यहां पर जुटाई गई और उसको बाकायदा नोट डाउन भी किया गया। कोरोना संदिग्धों की पहचान कर उनका इलाज किया गया। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये देखने की कोशिश की गई कि कोरोना संक्रमित कौन कौन शख्स है। सर्वे के दौरान लोगों की ऑक्सीजन जांच भी की गई। देखा गया कि किस शख्स में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है और ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी इस दौरान दी गई। यानी कि लगातार लोगों को जागरूक किया जाता रहा और साथ ही साथ उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी तैयारियां की गई। होम आइसोलेशन मरीजों को मुफ्त में किट दी गई ताकि अगर कोई घर पर रहकर के ही आइसोलेट हो रहा है तो ऐसे में व्यवस्थाएं उनके लिए बनी रहें। सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई और इसमें पुरजोर तरीके से कोशिशें की गई। और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह हैं जो कि पलवल सीएमओ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर ब्रह्मदीप जी आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे इस सवाल के साथ कर रहा हूं कि लोगों के मन में आज भी डर है, आज भी शंका इस बात को लेकर के है कि कोरोना का जो ग्राफ है बेशक कम हुआ है लेकिन खतरा तो अभी भी बरकरार है। तो अभी आगे आने वाले समय में कैसे अपने आप को बचाए रखा जा सके, क्योंकि बड़ा मुश्किल रहा है। दूसरी लहर का दौर सभी ने देखा जिसमें बहुत से लोग संक्रमित भी हुए और बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनों को, बहुत नजदीकियों को खो भी दिया। तो ऐसे में अब आगे अपने आप को कैसे बचाया जाए, अपने परिवार को कैसे बचाया जाए तीसरी लहर की जब अंदेशा है तो? जरा कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। वापस मैं लौटूंगा, लेकिन लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी आप पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सभी दर्शकों के लिए जानना, यानी कि आप सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने इस दौरान क्या कदम उठाए हैं ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं तो ऐसे में आपके लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए की गई हैं ये आपको जानना बहुत हद तक जरूरी है। क्योंकि इसमें कोरोना की किट, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से और अगर आप अपने घर पर ही रह करके आइसोलेट हो जाते हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के द्वारा एक और कदम उठाया गया है जिसमें आपको आपके घर तक कोरोना की जो किट है वो इस दौरान उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप घर पर रह करके भी इस जंग को लड़ सकें और बखूबी तरीके से आप इस जंग को जीत भी सकते हैं। तो इसीलिए लगातार हमारी कोशिश रही है और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये भी है कि हम आपको असल मायने में जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप तक पहुंचाएं और एक्सपर्ट्स के जरिए जो सही चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप हमारे साथ जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत डॉक्टर ब्रह्मदीप आपसे ही करना चाह रहा हूँ। मैं शुरुआत में आपसे यही जानना चाह रहा था कि
कोरोना का संक्रमण अभी भी बरकरार है, बेशक ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन खतरा बना हुआ है। तो अभी आगे कैसे तैयारियां की जाएं, कैसे अपने आप को बचाया जाए, अपने परिवार के लोगों को इस संक्रमण से कैसे दूर रखा जाए? जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि पहली और दूसरी लहर जिसको पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक्सपीरियंस किया है, उससे हम सब लोगों को एक अंदाजा तो हो गया है कि कोरोना किस प्रकार का रोग है। हम सब लोग ये जान चुके हैं कि इससे बचने के लिए लगातार मास्क का प्रयोग करने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता है। साथ के अंदर अगर सरकार के स्तर पर बात करें या अस्पताल के स्तर पर बात करें तो इसके लिए जो जरूरी दवाई, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या जरूरी इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन इत्यादि, डॉक्टर्स, एचआर, ये सब तैयारी करने की आवश्यकता रहती है। जी, ठीक है। तो ये कुछ हद तक तैयारियां आपको करनी है और आपको अगर आने वाले समय में भी कोरोना से इसी तरीके से जंग जीतनी है तो आपको ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, अभी मौजूदा वक्त में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी रही है और उसको पूरी करने के लिए अलग अलग प्रदेश की सरकारों ने, देश की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग अस्पतालों में बहुत हद तक कोशिश की है कि ज़्यादा इसके आगे आने वाले समय में कभी किसी तरीके से कमी ना पड़े। आपको क्या नज़र आता है आने वाली जो तीसरी लहर की अंदेशा है, जो आशंका है, उस दौरान हमें और किन बातों का ध्यान रखना होगा, खास करके प्रशासनिक स्तर पर सरकारों को और किस तरफ ध्यान देना होगा? धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके चैनल के सभी देखने वालों को ये कहना चाहूंगा कि कोविड की जो तीसरी लहर है, हमें अभी किसी भी तरीके से, जैसे सभी हमारी चाहे वो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है या बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्स से हमारी रिकमेंडेशन आ रही है, अभी हमें बिल्कुल भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और जो फेस्टिव सीजन हम देख रहे हैं, जो फेस्टिव सीजन में हम लोगों का मूवमेंट देख रहे हैं, हमें एक चीज का तो काफी जो गवर्नमेंट के लिए प्रोएक्टिव बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत लगती है। और वैक्सीनेशन की ड्राइव जो सरकार ने जिसको ऑन किया है, और वैक्सीनेशन की मुझे लगता है कि जो आप सजेशन की बात कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को किस किस बात पे थोड़ा सा हम जो सुझाव दे सकते हैं, तो उनमें जो प्राइमरी फोकस है हमें वैक्सीनेशन की। हालांकि अवेलेबिलिटी सरकार ने काफी करवाई हुई है, लेकिन जो हमें लगता है कि इसके लिए और सेंटर्स जो हैं वैक्सीनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप होने चाहिए, क्योंकि चाहे थर्ड वेव में म्यूटेंट स्ट्रेन की बात करें, डेल्टा प्लस स्ट्रेन की बात करें, इम्यूनिटी तो हमें इसमें मिलती ही है, वैक्सीनेशन से बेनिफिट्स होते ही हैं। बिसाइड्स कि हम अपना ये सब करते हुए जो हमारा एसएमएस है, जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये सारे इश्यूज हैं, इनको तो हमें फॉलो करना ही है। वो प्रिंसिपल हमें, चाहे वो कोविड हो या पोस्ट कोविड हो, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। जहाँ तक बात हो रही है कि हमें गवर्नमेंट के लिए सजेशंस, एक वैक्सीनेशन के बूस्टअप करने के लिए वैक्सीनेशन के न्यू सेंटर्स को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्टिकुलरली अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि बेंगलोर में और जो साउथ के, जो हमारे केरल और बाकी के स्टेट्स में जहाँ पर कोविड जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केसेस हम देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ों की डिमांड दिमाग में आती है कि ठीक है। वैक्सीनेशन को कैसे हम ये कुछ एनहेंस चीज़ें जो कर कि पाए। पहले के तो मुकाबले अब बेहतर कर दी गई हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें और बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ज़रा उनको भी शामिल कर लेते हैं। सीमा हमारे साथ दर्शक हैं दिल्ली से। सीमा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी, मेरे बेटे को ना दवाइयों, एलोपैथी से दवाइयों से एलर्जी है, काफी दवाइयों से। ठीक है, तो हमने वैक्सीन लगवाई थी, कोवैक्सीन, उसको 3 अगस्त को। ठीक है। तो उसको स्किन की एलर्जी होगी डॉक्टर साहब ज्यादा, तो अब दूसरी वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? ठीक है, तो पहले से कोई बीमारी भी है उनको? उसको पता नहीं कि छोटा था तब डॉक्टर उसको सोराइसिस बोलते थे, लेकिन वो फिर हमने नोटिस किया उसको दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं काफी। ठीक है, रिएक्शन कर जाती हैं दवाइयाँ। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आप ज़रा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीमा जी का सवाल ये है कि उनके बेटे की पहली डोज लग चुकी है उनको, लेकिन इन्फेक्शन कुछ ना कुछ हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। जी, मैं कहना चाहूंगा सीमा जी, सबसे जरूरी बात तो ये है कि आमतौर से इस प्रकार का हम मन में बना लेते हैं कि ये पैथी वो पैथी। एलर्जी आमतौर से किसी पैथी से नहीं होती है, एलर्जी तो हमारे शरीर में होती है। कोई भी एक्सटर्नल चीज उसके अंदर अगर आएगी तो उससे एलर्जी हो सकती है। कोई भी बाहर की अगर चीज हम उसमें इंड्यूस करेंगे तो एलर्जी हो सकती है। ये कह देना कि सिर्फ एलोपैथिक दवाई से होती है, ये आमतौर से नहीं होता है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो उसका उद्देश्य हमें जानना जरूरी है। इसमें रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। अगर किसी भी चीज के हमें दोबारा देना या नहीं देना, इसको जानने के लिए तो रिस्क
हमारे को ये है कि अगर हम नहीं देंगे तो रिस्क इस बात का है कोरोना दोबारा से अगली लहर आ सकती है और वो हो सकता है। इसीलिए उस रिस्क से बचने के लिए यही बेनिफिट है कोविड वैक्सीन का। और लगवाने में रिस्क क्या है वो हमने लगवा कर देखा है कि हल्की फुल्की एलर्जी जो आपको हुई है वो हो सकती है, वो रिस्क है, और बेनिफिट हमारा कोरोना से बचाव है। तो आपको इन दोनों का संतुलन देखने की आवश्यकता है ऐसे के अंदर। और मेरा खुद से अगर मुझसे पूछे मैं कहूंगा कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन एक कारगर तरीका है कोविड नाम के रोग से बचने के लिए। और अगर एलर्जी, आज तो हमें लग रहा है कि वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है, कल को एलर्जी किसी और चीज से भी हो सकती है, तो हम ना कि हम बचें इस वैक्सीन से बल्कि हम अपने अंदर होने वाली एलर्जी को ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है सर। पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं परवेज खन्ना, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सर मैं 2 महीने पहले मुझे कोरोना हो गया था। ठीक है। तो मैंने दवाई ली थी डॉक्टर से, खन्ना से ही। तो अब मेरे अब सैलरी वो 1,01,000 है। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या मुझे वो लगवानी चाहिए या नहीं? अभी आपको कितना समय हो गया है कोरोना से रिकवर हुए? 3 महीना? हाँ जी, 3 महीने हो चुके हैं आपको रिकवर हुए। ठीक है, आपने 3 महीने का समय बताया था। ठीक है, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आप ऐसे में अब वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या नहीं, या कुछ समय और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि एंटीबॉडी आपके शरीर में 3 महीने तक काम करती हैं? देखिए, जनरली ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट से और हमारी सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से है कि यूजुअली 3 महीने तक हम एंटीबॉडी का टाइटल जो बूस्टअप हो रहा होता है। आप एक चीज इवॉल्व हो रही है एंटीबॉडी का, बॉडी का रिस्पॉन्स 84 डेज या 90 डेज तक हम मानते हैं कि ग्रॉसली वो बन रहा होता है। तो जो सजेशन, मेडिकली सजेशन ये रहता है कि 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन आइडियल होता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको विदेश जाना है, या ऐसी कोई इस तरीके वाली जो पेंडेमिक में सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें कई बार थोड़ा कट डाउन भी करना पड़ता है, जैसे उन कुछ कंडीशन में हम 90 डेज ना वेट करके जल्दी अलाउ करते हैं, पर यूजुअली 90 दिन या 3 महीने का वेट करना अच्छी बात मानी जाती है, जिसमें आप बॉडी के रिस्पॉन्स को चेक नहीं लगाते। तो ये इनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, 90 दिन के बाद ही करना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं परवेज आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल और भी है। डॉक्टर ब्रह्मदीप, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये शंका रहती है कि अभी हमने पहली डोज तो लगवा ली है, लेकिन हमें एलर्जी हो रही है या हमें कुछ परेशानी हो रही है, तो इसलिए हम दूसरी डोज लगवाएं या नहीं लगवाएं। इससे पहले भी कॉलर का ये सवाल था। लेकिन इसमें वैक्सीन किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए? सभी को ये मालूम है कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं या ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? सिंपल यही है कि जी लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी इलनेस है, किसी को ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रखा है, या अभी के लिए लैक्टेटिंग मदर के लिए मना किया जाता है। बीच में जब तक ट्रायल क्लियर नहीं हुआ था तब ये भी कहते थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को ना लगवाएं। अभी उसके लिए क्लियरेंस मिल गई है, प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन खास तौर से लगवाई जा रही है और ये सेफ पाई गई है वैक्सीन। और ना लगवाने के लिए तो सिंपल ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ही है कि अगर ऐसा कोई कारण हो उसके लिए ध्यान रखें, और किसी को लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी हो या कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हुआ हो तो दूसरी वैक्सीन के समय पे ध्यान देने की आवश्यकता। ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर संदीप, कई बार देखा जाता है कि वैक्सीन लग जाती है, उसके बाद कुछ उसके जो है इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वैक्सीन लगने के बाद बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको बुखार आया है, माइल्ड कुछ सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं, जैसे कि उनको हाथ में दर्द होने लगता है, कहते हैं कि शरीर में थकान रहती है। तो ये कितने समय तक आप ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और साथ ही साथ कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं? बुखार होना है, शरीर में थकान होना है, दर्द होना है, ये कुछ चीज़ें हैं? सर पता क्या है कि इसमें जो आप बात पूछ रहे हैं नॉर्मली, सर मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन दिल्ली से इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, प्रदीप। प्रदीप, बहुत स्वागत है, जरा जल्दी से अपना सवाल रखिए। हेलो, बहुत स्वागत है प्रदीप। हेलो प्रदीप, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। सर मेरे फादर को पाइल्स है, तो उसमें लगवा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर संदीप, पाइल्स है सर अभी इसका ना जवाब पहले ही दिया जा चुका है। एक्चुअली हमारे जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ही कम है। सरकार ने प्रेगनेंसी और बहुत सारी और जो कुछ चीजों को लेकर इश्यूज थे वो पहले ही क्लियर कर दिए कि वो उनमें हमें बेनिफिट
रिस्क रेशो आउटवे करता है तो हम उसमें अलाउ कर दिया है। तो इसी तरीके से अलग अलग हम परिस्थितियां सोचें। तो हमारे पास ऑन एवरेज मेरे सेंटर पे आप बिलीव करिए कि डेली 50 से 100 वैक्सीनेशन डेली होते हैं। और बहुत बार हमारे पेशेंट पूछते हैं कि डायबिटिक है, लगवाएं नहीं लगवाएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग कॉलर्स आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ही बार में मैं सभी जवाब दे दूँ। फाइल्स की बात ये एक ही चीज है, अगर आपके खून पतला करने की दवाइयां चल रही हैं जिससे आपका INR 3 से ज्यादा है। रिस्क क्या होता है कि जब आप निडल लगा रहे हैं वैक्सीनेशन के टाइम में, अगर आपका INR कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो सिर्फ इसी वजह से हम जिनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जो खून पतला करने की गोलियां ले रहे होते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप अपना मॉनिटरिंग करके वैक्सीनेशन कराइए। इसके अलावा अब आप पेशेंट, चाहे वो किडनी के पेशेंट है, चाहे आपकी BP की दवाई चल रही है, चाहे आपको पाइल्स है, आपकी TB की दवाई चल रही है, आपको शुगर है, चाहे आपको सिंपल एलर्जी है, ऐसी 15-20 कॉमन इन सब में वैक्सीनेशन करवाना है। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन जरूरी है। ठीक है, आप वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा प्रदीप। लेकिन आगे बढ़ते हैं डॉक्टर संदीप, मेरा सवाल आपसे यही था कि आप जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कब तक नज़र आते हैं, कितने समय तक वो नज़र आते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं? सर देखिए, कोई भी जैसे इस तरीके की लाइव एटेन्यूएटेड मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन हैं, इनमें हम कॉमनली क्या देखते हैं कि जो मेजॉरिटी जो साइड इफेक्ट की होती है सभी में आप सबने जैसे देखा है, शरीर में थकावट, बुखार रहना, शरीर में दर्द रहना, हल्का सा हेडेक हो सकता है। ये इफेक्ट यूजली 24 से 48 घंटे चलते हैं, अर्थात एक दिन के बाद एक कम होने शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली हमने जो साइड इफेक्ट्स की जो अभी सीरीज में ये देखा है कि 3 to 5% लोगों में ये इफेक्ट 7 दिन तक भी नोटिस किए गए हैं। इनमें वीकनेस है, इसमें क्योंकि बेसिकली आपका थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जब भी इम्यून रिस्पॉन्स रिकॉन्स्टिट्यूट होगा इस तरीके वाली परेशानी किसी किसी को आ सकती है। लेकिन वही बात जैसे सर ने बोला कि बेनिफिट और रिस्क रेशो को आउटवे करना है, हमें अपने बेनिफिट्स देखने हैं कि माइनर रिस्क हैं, चाहे वो आपको फीवर आने की प्रॉब्लम हो, चाहे बॉडी में थकान रहे, शरीर में दर्द रहे, जो भी लोगों में होता है सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट, सिंपल एंटी एलर्जी कोई टैबलेट लेके हाइड्रेशन ठीक रखे, ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और एक मोटिवेशन के डेवलपमेंट को बना के रखना है। और अगर फिर भी कुछ ऐसी परेशानी होती है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो हम इस पे जोड़ रहे हैं या बुखार लंबा बना रहता है, तो हमें अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए और अपने क्वालिफाइड आसपास के डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पटियाला से अरविंदर कौर। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। परविंदर कौर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल रखिए अपना। हाँ जी सर, यही पूछना है कि अगर किसी पेशेंट की जैसे रेगुलर से ज्यादा हार्ट रेट रहती है तो उसे अपना जो कोविड की वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और नहीं? डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बीमारियों के लिए ऐसा जाना जाता है कि जैसे डॉक्टर संदीप भी बोल रहे थे कि किसी को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, इवन किडनी प्रॉब्लम है, कोई इंडिविजुअली किसी प्रॉब्लम के लिए कोई कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। सिर्फ बड़ी सी कोई बीमारी ऐसी है जिसमें सीवियर एनाफिलैक्सिस, बहुत बड़ी कोई एलर्जी होने का खतरा रहता है, उस केस में ध्यान दिया जाए। हार्ट बीट अगर ज्यादा रहती है, आमतौर से आपका रेगुलर हार्ट के डॉक्टर से इसके लिए इलाज चल रहा होगा और कोई भी हार्ट के डॉक्टर आपको इसके लिए मना नहीं करेंगे। वैक्सीन अवश्य लगवाएं, बीमारी से बचने के लिए एक ये प्रभावी तरीका है। ठीक है, और हमारे ये कोशिश यही है कि क्योंकि जितने भी दर्शक हैं आप उनके लगभग एक ही तरीके के सवाल भी हैं, लेकिन डॉक्टर बार बार ये कह भी रहे हैं कि इनका जवाब यही है कि आपको वैक्सीन ज़रूर लगानी है। लेकिन आप इस दौरान, क्योंकि आपके मन की जो शंकाएं हैं आपको दूर ज़रूर करनी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप जल्दी से जल्दी बिना देरी किए इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आपसे एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि यूके की एक रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में, जो कि पहली लहर के बाद अस्पताल में जो लोग पहुंचे, तो संक्रमण का एक बड़ा कारण अस्पताल में जाकर के संक्रमित होना देखा गया। उसमें कहा गया कि अस्पताल के अंदर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो गई थी, वहाँ पर क्योंकि टेस्टिंग उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो नहीं पा रही थी, तो इस वजह से लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो गई, ट्रीटमेंट उतना तेज़ी के साथ नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए संक्रमण तेज़ी के साथ बढ़ता चला गया। तो ये एक बड़ा कारण है। इसलिए सरकारों की तरफ अब ये फोकस ज़्यादा किया गया है सरकारों के द्वारा कि आप घर पर रह करके ही आप आइसोलेट कर लें आप अपने आप को। घर पे अगर थोड़ा बहुत भी जगह है तो घर पर रह करके आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ये कारगर तरीका है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो इन्फेक्शन का रिस्क वहाँ पर रहता है। सभी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो डाकखाना हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर अस्पताल ही हो,
सब स्थानों पर जहां जहां भीड़ होगी, चाहे मॉल हो, हर जगह पर खतरा है। खास तौर से अस्पताल में जहां पर रोगी खुद आ रहे हैं, वहां पर एक से दूसरे को फैलने का खतरा और ज्यादा बन जाता है। ऐसे के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अस्पतालों में और कारगर तरीके से करने की आवश्यकता है। और हम लोग तो यही कहते हैं, इस दौरान ई संजीवनी ओपीडी का प्रयोग भी किया गया हमारे यहाँ पर हरियाणा में, इसीलिए कि ताकि लोगों को जितना संभव हो बिना अस्पताल में आए ही डॉक्टर से जो इलाज मिल सकता है वो मिले। ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से अगर संभव है तो वो ले, और अगर संभव है, कई केसेस ऐसे होते हैं कि उनको दवाई 4 दिन की भी मिल सकती है और 1 महीने की भी मिल सकती है, तो कोशिश करें कि अपना लॉन्ग फॉलोअप रखें और अपना रेगुलर जांच या रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में भी रहें। ठीक है, जरा कॉलर्स को भी शामिल कर लेते हैं। जींद से हमारे साथ ओम सिंह, अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपना सवाल रखिए ओम सिंह जी। हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली, हाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी। ठीक है, उसका कोई टाइम है क्या? कितने दिन के बाद, कितने दिन तक असर रहेगा ये? नहीं, आपने कौन सी वैक्सीन अभी लगवाई है? मैंने तो कोवैक्सीन लगवाई है, गलवाड़ी में कोविशील्ड लगवाई है, गलवाड़ी में। ठीक है, ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितने समय तक रहेगा। डॉक्टर संदीप, ये सवाल है कि अब वैक्सीन तो लगवा ली है, लेकिन कितने समय तक ये कारगर साबित होगी? देखिए सर, वैक्सीन का एक एवरेज जो एंटीबॉडी टाइटर लेवल जो हम बोलते हैं इम्यूनिटी डिफेंस के लिए, एक एवरेज 6 मंथ का हम एवरेज मान के चलते हैं। 6 से 8 महीने तक इफेक्ट धीरे धीरे बॉडी एंटीबॉडी टाइटर कम होना शुरू हो जाता है, जो हमारी रिकमेंडेशन है। तो आप इसको मान के चलिए कि आपने जो एंटीबॉडी लगाई है उसकी बूस्टर डोजेस की जो रिकमेंडेशन 6 से 8 महीने बाद ही है, तो इतना टाइम तो हम सेफली मान सकते हैं कि ठीक ठीक निकलना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा ये है कि अगर हमें इन बिटवीन कोई इश्यूज होते हैं, कोई दिक्कत आती है, बुखार है या किसी सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो हमें बिल्कुल भी डिप्रेस या परेशान नहीं होना। रादर हमें एक मेडिकल कंसल्टेशन से अपनी जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज कोविड नहीं है। अभी हमारे आने वाले अभी लास्ट 10 से 15 दिनों में हम जो देख रहे हैं, डेली जितने भी कोविड टेस्टिंग है, हमारे गवर्नमेंट डेटा भी यही बताता है कि ज्यादातर पेशेंट कोविड नेगेटिव है। तो इट्स नॉट कि सारे पेशेंट हमारे कोविड ही हैं। कोविड लाइक इलनेस जिसमें वायरल सिम्टम्स होते हैं, उस तरीके की संभावनाएं भी रहती हैं, और सब में ऐसा नहीं है कि मरीज सीरियस ही हो। वायरल अगर इश्यूज हैं, वायरल जैसी दिक्कत है, तो वो हल्के में भी हो सकती हैं। सिंपल बुखार और खांसी के साथ भी ये परेशानियां निपट सकती हैं। और तो ये आपका एक जवाब तो यही रहा कि 6 से 8 महीना हम इसका एक एवरेज लेवल माने कि इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, और आगे के लिए भी चीजों को विजिलेंट तरीके से देखें, खाली वैक्सीनेशन पे। ठीक है, ठीक है सर। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक सोनीपत से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर मेरा गला में खराबी है कल से जी, बुखार और खांसी है जी, गला में खराबी है। हाँ, ये दिक्कत है जी। वैक्सीन लग चुकी है आपके? हाँ ठीक है, दोनों डोज हो चुकी हैं? हाँ, दोनों जी। ठीक है, अभी कितना समय हुआ है डोज लगे हुए? डोज लगे हुए जी, एक महीना से ऊपर हो गया जी, दोनों डोज लगे। तो आपका सवाल ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फीवर हो रहा है? ना, वो ले ली थी जी, वो मादा, ठंडी मादा। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आप इस सवाल का जरा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मुझे दोनों डोज लग चुकी है, लेकिन उसके बाद फीवर हो रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, वैक्सीन क्या है, इनके सवाल से कई पहलू सामने आते हैं। एक बात ये कि हम ये समझने लगते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, अब तो मैं बिल्कुल लीडर हूँ, अब मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, अब मुझे मास्क पहनने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसके बाद में भी करें, और वैक्सीन लगवाने के बाद में भी लगभग 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं उसका पूरा असर आने में। तो वैक्सीनेशन प्रभावी तरीका जरूर है, एक तो ये पहलू रखना चाहूंगा। दूसरा ये, जैसे कह रहे हैं कि इनको जैसे कोई ठंडी चीज ले ली है और हो सकता है किसी को ठंडी चीज सूट नहीं करती, कह रहे हैं माजा ले ली है, उसके बाद में ये गला खराब हो गया है। तो कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद में, या कोविड जब नहीं होता था तब भी तो गर्म सर्द हमें होती ही थी, तो जो गर्म सर्द का इलाज उस दौरान कराते थे, गला खराब होने का इलाज कराते थे, वो इलाज तो अब भी कराना ही चाहिए। हम ये नहीं कि वैक्सीन लगवा ली तो अब कभी भी गला ही खराब नहीं होगा। तो सावधानी अवश्य बरतें, और अगर अब गला खराब हो गया है तो आप नमक के गरारे करें, अपने नियर
जो भी डॉक्टर संभव है उनको चेकअप करवाएं, और अगर कोई ऐसी समस्या होती है कि सबसे नहीं चेक होके नहीं बात बनती है, कोविड का भी आपको डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो सारी सुविधाएं आज के समय पर देश में उपलब्ध है। हिचके नहीं, अपनी बीमारी का समय पर इलाज कराएं, और आगे से भविष्य में भी अगर माजा सूट नहीं कर रही है ठंडी, तो कम ठंडी माजा पी लेंगे। ठीक है सर, लेकिन इस दौरान एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। सबसे पहले लोगों को जो भ्रम का जाल उनके सामने बना हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों ने अफवाहें फैलाई कि वैक्सीन से आपको ये नुकसान हो जाता है, वैक्सीन से आपको वो नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर्स के सामने और जितने भी जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, सभी को समझाने की कोशिश की। उसके बाद अब बहुत हद तक लोग जागरूक भी हुए हैं, वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। पहली डोज तो लोगों ने लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज की जो संख्या है वो अभी बहुत हद तक कम है, और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहली वैक्सीन की डोज लगवाई, बढ़ चढ़ करके लगवाई, लेकिन जानकारी होने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लगवा रहे। कारण इसके पीछे सर आपको क्या नजर आते हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप जी? जी, आपका बड़ा सही सटीक सवाल, और इसी सवाल के माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म से मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि पहली चीज तो यह है कि सबसे पहले वैक्सीन किसने लगवाई, तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगवाई। सबसे पहली डोज, दूसरी डोज सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगी। अगर ये ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हेल्थ वालों को समस्या आती, जो कि नहीं आई। कोई ऐसी वैक्सीन के खतरनाक इम्पैक्ट नहीं है। अफवाहों का दौर तब भी चला था और बाद में भी चलता है, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक असर नहीं आया है। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने और बड़े सभी लीडर्स ने लगवाई है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वैक्सीन जो है प्रॉपर टेस्ट करके बनाई गई है, और अब तो लोगों के अंदर इसको लेकर जागरूकता आती जा रही है। जहां तक बात है पहली वैक्सीन के समय पर लोगों को हल्का फुल्का बुखार होना, शरीर टूटना, ऐसा नजर आता है काफी लोगों में। जिन लोगों में ये नजर आता है, तो जब दोबारा सुई लगवाने की बारी आती है तो वो लोग बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमने स्कूल में एडमिशन ले लिया है और बच्चा एक बार स्कूल में जाने के बाद में पढ़ाई करके थोड़ा डर रहा है, तो हम माता पिता उसको दोबारा भेजते हैं ना, वैसे ही कोशिश करें कि दोबारा वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्का फुल्का बुखार अगर दोबारा हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन लगवाकर आप अपना उसका कोर्स तो पूरा कर सकते हैं। समय बताएगा कि तीसरी डोज की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन आज की जो दिशा निर्देश हैं वो यही कहते हैं कि 2 डोज आवश्यक है, और सेकंड डोज के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। सरकार आपके द्वार पर नतमस्तक है, आप वैक्सीन लगवाएं, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर संदीप, इसमें कारण आपको क्या नजर आते हैं? पहली डोज तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके लगवाई, बड़े जोश के साथ लगवाई, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आता है? लोगों को उतना जानकारी नहीं है, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि पहली डोज लगवा करके सोच रहे हैं कि अब हम कोरोना से बच जाएंगे क्योंकि हमें डोज तो लग गई है? ये भ्रम जो है वो लोगों के मन में अभी बना हुआ है। मैं जरा इस पर आपसे जवाब लूंगा सर, लेकिन बजरंग लाल हमारे साथ भिवानी से कॉलर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जरा उनका सवाल ले लेते हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर, मैंने वैक्सीन लिया था पहला डोज, उसके बाद मुझे कोरोना हो गया था। ठीक है। और उसके बाद में मुझे मैसेज मिले सेकंड डोज लगाने के लिए, लेकिन जब मैंने मैनुअली टेलीफोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोरोना हो गया तो कोरोना होने के बाद से आप 84 डेज काउंट करके 3 महीने के बाद फिर आना। तो मैंने कहा कि वो बार बार मुझे मैसेज क्यों आ रहा है, जबकि मैंने कोरोना हुआ तो भी रिकॉर्ड में चढ़ा है और वैक्सीन लगी थी तो भी रिकॉर्ड में चढ़ा थी। इन रिकॉर्डों को अपडेट क्यों नहीं किया जाता? ये वैसे ही पड़े रहते हैं क्या? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैसेज आया तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जब मैंने टेलीफोन किया तो वो कहते हैं नहीं आप उसको इग्नोर करें। ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन आपके पास सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण इसमें हो सकता है। और यही सवाल हम कर भी रहे थे। डॉक्टर संदीप, आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं, जरा इसका जवाब भी आप दीजिए। और साथ ही साथ ये इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आप पहली डोज का जिन्होंने लगवा ली है, दूसरी डोज का नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच रहा है, सही टाइम तक उनके पास तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, इसलिए भी शायद देर हो रही है। ये आपने बहुत ही वैलिड सा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है कि पहली डोज के बाद, क्योंकि मेजॉरिटी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर्स पे हो रहा है, प्राइवेट में भी हो रहा है काफी हद तक, तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी कई बार शायद उतने अच्छे तक नहीं मिल पा रही हो, एक संभावना रखी जा सकती है। बीच में थोड़ा बहुत हम ये भी देख रहे थे कि थोड़ा बहुत इश्यू सप्लाई को लेके भी आया था, सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन थोड़ी अफेक्ट हुई थी। जो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी थोड़ी, लेकिन ये अभी सॉर्ट आउट हो गई है, सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है।
और वैक्सीनेशन ड्राइव फुल ब्लोन मोड में चल गई। अभी जो ये थोड़ी बहुत परेशानी है जिसमें जानकारी का अभाव या ठीक तरीके से अवेयरनेस, बीच में कुछ टाइम ऐसा भी है कि कुछ लोग जो फर्स्ट डोज के बाद पॉजिटिव हुए तो उनको मे भी, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के बाद फर्स्ट डोज से पॉजिटिव नहीं हो सकते, बट एज पर यही रहता है जो हमारी एडवाइस है कि ये डिजीज माइल्ड रहेगी, ये ऐसा सीरियस नेचर नहीं होती। तो कुछ अगर कोई केस माइल्ड भी हो जाता तो लोगों में रूमर्स बहुत फैलती थी पहले वाले टाइम में कि फर्स्ट डोज के बाद कोविड हो गया, वैक्सीन लगा, तो ये भी उस टाइम रहा था। तो कुल मिला के मिली जुली बातें हैं कि कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो हमें सुनने को मिला कि टाइम पे उन तक सेकंड डोज का नहीं पहुंच पाया, कुछ बार कुछ लोग रूमर से अफेक्टेड हुए, कुछ सप्लाई से अफेक्टेड रहे, और लेकिन फिर भी ओवरऑल अभी जो पिछले लास्ट 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं ये सेकंड डोज का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा ऊपर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है कि जिन लोगों ने अभी तक पहली डोज लगवा ली थी, दूसरी डोज का नोटिफिकेशन अगर उनके पास नहीं भी पहुंचा है और उनका समय भी बीत चुका है, तो अब आगे उनको क्या करना चाहिए? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी डोज का समय निकल चुका है और अब यही सवाल उनके मन में रहता है कि अब हम डोज लगवाएं भी या नहीं लगवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमें दोबारा से शुरुआत से हमें पहली वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? ये लोगों के मन में सवाल है जो हम तक पहुंचते भी हैं। इसका सर जवाब दीजिए आप। जी, मैं बताना चाहूंगा जी, जो भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है और अब तक लगभग 52 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि अपने आप में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड है। अब इतना बड़ा डेटा जो इकट्ठा हो जाता है पोर्टल पे, कभी कभी हमें भी समस्या आती है जब पोर्टल पे चेक करते हैं कि पोर्टल स्लो हो जाता है या पोर्टल से अपडेट होने में समय लगता है। बजरंग जी जैसे अभी सवाल पूछ रहे थे कि उन्होंने जब टेस्ट करवाया उनको कोविड हुआ और साथ के अंदर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो दोनों चीज जोड़कर क्यों नहीं देखी गई? क्योंकि दोनों अलग अलग पोर्टल पे चल रही है। फिर भी उन्होंने ठीक है सवाल पूछ लिया कि क्या मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं। जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर किसी को कोविड हो गया है या किसी को दूसरी डोज लेट हो गई है किसी कारण से, वैक्सीनेशन के लिए आना एक चीज है और मैसेज ना आना दूसरी चीज है। अगर किसी कारण से उन्हें मैसेज नहीं मिला या उनका मोबाइल ऑफ था उस दिन या ये पोर्टल से ही मैसेजेस आते हैं, तो ऐसे के अंदर अब तो सबको जागरूकता इस बात को लेकर है कि कोवैक्सीन जो है 28 दिन के बाद ड्यू हो जाती है, कोविशील्ड 84 दिन के बाद ड्यू हो जाती है। तो अगर आपके 84 दिन से ऊपर हो गए हैं, चाहे कितना भी समय हो गया है, 28 दिन से ऊपर हो गए हैं, कितना भी समय हो गया है, देरी किस बात की करनी है? हमें सामने आना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस बात के लिए किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए कि लेट हो गए हैं या मेरे मैसेज आ चुका है, मैसेज पहले का था आज होगा। जब भी संभव हो वैक्सीन के लिए आप अग्रसर जरूर होइए। ठीक है, तो यानी कि अगर आप दूसरी डोज लेने में अभी आपको समय निकल चुका है, आप मैसेज देख करके ये सोच रहे थे कि अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं भी कि नहीं जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाई, तो आप ज़रूर पहुँचें, अपने आप को रजिस्टर कर लें और आप अपनी दूसरी डोज के लिए आप अपना स्लॉट बुक करके अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर ज़रूर जाएं ताकि आपको वैक्सीन ज़रूर लगे, क्योंकि ये दूसरी जो डोज़ है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम इसीलिए डॉक्टर संदीप, ये दूसरी डोज हम इसलिए ज़रूरी क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम इसको क्योंकि बूस्टर डोज तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन ज़रा इसका मतलब भी समझा दीजिए सभी दर्शकों को, ताकि दूसरी डोज कितनी ज़रूरी है ये लोगों को भी पता चले। सर क्या है कि जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट का अगर एग्जाम होता है तो फाइनल एग्जाम से आने से पहले उसको बीच का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो कल तो वो बीच का ही एग्जाम है, आपका एंटीबॉडी लेवल बनना शुरू हो जाता है। एज पर मेडिकल एडवाइजर्स, कल तो वैक्सीनेशन के बाद आपकी इम्यूनिटी 50% से 50 to 60% 15 से 20 दिन में अचीव हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन। हमें लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता, हमें लगता है कि हमारा एंटीबॉडी लेवल मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो अब तो ऐसी चीजें जो पहले जो मेडिकल टर्म्स होती थी लोग उससे बहुत फैमिलियर हो गए हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करते हैं, एंटीबॉडीज भी समझते हैं, तो ये समझाना काफी आसान है कि सेकंड डोज के बाद हमारा जो एंटीबॉडी टाइटर लेवल है वो 75, 80 to 90% तक राइज कर जाता है। आफ्टर सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन 3 हफ्ते तक हम ये अचीव कर लेते हैं। तो एक जो मुहिम है, एक जो अभियान छेड़ा जाता है वैक्सीनेशन का, उसमें ये होता है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन इम्यूनिटी दी जाए। तो ये सेकंड डोज या बूस्टर डोज, ये हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी इसी बात को फोकस रखा जाता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी लेवल मैक्सिमाइज किया जाए।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हमारे सभी दर्शकों के लिए, जो कि इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी ये चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण कैसे रोका जाए और इसको आप अपने तक पहुंचने से पहले कैसे आप रोक पाएंगे, तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप एक्सपर्ट्स के ज़रिए जान सकते हैं। लेकिन मैं वापस से लौटता हूं सर, हम ज़रा उस दौर को लेकर के भी बात करें जब हमने देखा था कि संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। हम सभी लोगों तक वो जानकारी पहुंचा पाए और बहुत से लोग आज भी ऐसे होंगे जिन तक वो जानकारी शायद नहीं पहुंच पाई होगी कि हमें अगर कोरोना को रोकना है तो हमें किन बुनियादी चीज़ों का पालन करना है। चेहरे को ढक करके रखने के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन जान करके अनजान क्यों बने रहते हैं। आज भी हमने देखा कई जगहों पर आप जब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़े तो जितनी सार्वजनिक जगह थी, मॉल्स थे या फिर और दूसरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, वहाँ पर जाकर के भीड़ भाड़ वहाँ पर बढ़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, लोग चेहरे पर अपने चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं। क्या आपको क्या इसमें नज़र आता है? ये अगर इसी तरीके से चला तो तीसरी लहर का जो अंदेशा है वो जल्द से जल्द आ सकती है, अगर ऐसा ही रहा तो? डॉक्टर ब्रह्मदीप जी। जी मैं याद कर रहा था सिर्फ यही कि जब दूसरी लहर से लगभग 15 दिन पहले आप ही के चैनल में ऐसी कार्यक्रम में यही बात कर रहे थे और मैं यही कह रहा था कि अगर हम लोग नहीं संभले तो कोविड की दूसरी लहर आ सकती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा कि डेजा वू हो जाता है कि इतने हम कुछ महीनों के बाद में आफ्टर मार्च दोबारा से अगस्त में वही 5 महीने बाद वही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता पहले के मुकाबले में आई है, वैक्सीनेशन भी पहले से बेहतर हुई है, लोगों की जागरूकता भी आई है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको लगता है कि हमें बाहर निकलने में हमें कुछ नहीं होगा, वो गलतफहमियां हैं। कोविड से बचने के लिए जो नियम है, मास्क का प्रयोग करना, लोगों को जैसे कहा जाता है कि हेलमेट पहनकर जाना है, तो हेलमेट सिर्फ चालान कटने से बचने के लिए नहीं है बल्कि चोट से बचने के लिए हेलमेट है। उसी प्रकार से मास्क जो है चालान से बचने के लिए ना पहने बल्कि कोविड से बचने के लिए पहने और मास्क का प्रयोग पूरी नोज को अच्छे से कवर करना है, फेस को अच्छे से कवर करना है और नीचे से भी टाइट करना है ताकि हवा मास्क के अंदर से ही आए। अगर साइड से हवा आ रही है तो वो निरर्थक है इस प्रकार का मास्क का प्रयोग करना। बिल्कुल सर, मैं जरा आपसे बारीक से जानना चाहता हूँ क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन मास्क पहना कैसे जाए, मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? सर मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर बताएं क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कम से कम हम ये जाने कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास ये N95 मास्क अभी सामने रखा ही हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस मास्क के अंदर ऊपर ये मेटल की पिन होती है, ये पिन वाला हिस्सा जो है नोज के ऊपर आना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि नोज के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए और इसको पहनने के लिए यही है कि हम फेस पे लगा लिया है, अब ये लूज है तो ये चालान से बचने के लिए तो काफी है कि मैंने मास्क लगाया है, लेकिन कोरोना से नहीं बचा पाएगा। इसको पहनने के लिए हम नोज पे इसको टाइट करें, उसके बाद में ऊपर वाली स्ट्रिंग या जो इसको नोज ईयर पे पहना है तो उससे भी अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि ये बन जाए। अब देखें कि नीचे से ये अभी जगह बची हुई है, अब मैंने ऊपर तो लगा लिया है लेकिन नीचे से यहाँ से हवा आ रही है, तो ना तो मैं खुद बच पाया दूसरे से और ना मेरी हवा से दूसरे बच पाए। तो इसको हमने नीचे से भी टाइट करना है। जब नीचे से टाइट हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए किसी को अनकंफर्टेबल लग सकता है कि बिल्कुल टाइट हो गया, लेकिन ये कुछ समय की क्षणिक स्थिति है। उसके बाद में जब आप ये लगा लेते हैं तो उसके बाद में आप कुछ समय के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। आमतौर से हमसे सेशंस में पूछा जाता है कि मास्क लगाने से तो SpO2 लेवल कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और ये इसीलिए हम अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि मास्क लगा तो लेते हैं लेकिन उसको पहना कैसे जाए, बहुत से लोग नाक से नीचे रखते हैं, तो इसीलिए संक्रमण होने का खतरा तब भी बना रहता है। मास्क पहना है तब भी संक्रमण हो सकता है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। सतबीर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका सतबीर, पूछिए अपना सवाल। सतबीर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी को जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर संदीप, मास्क पहनने के बारे में हमने अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है। मास्क पहनना ज़रूरी है, ये सभी को मालूम है, लेकिन सही तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि हम सार्वजनिक जगहों पर देखते हैं मास्क लोग लगा लेते हैं लेकिन नाक से नीचे रहता है, बहुत हद तक जो है वो सही तरीके से नहीं लगाते हैं। ये और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो कुछ आप साझा करना चाहें? सर पता क्या है कि जैसे सर ने भी बताया कि कोई भी काम हम करते हैं
स्पाइनल लेवल पे, जैसे अगर आपके लिए डिजीज प्रोटेक्शन की बात करें तो बड़ी अच्छे तरीके से करने की बात बताई है कि मास्क जब भी हम वेयर करते हैं तो मास्क जो हम लगा रहे हैं ये ऊपर और नीचे हमें एक तो ये देखना है कि बिल्कुल टाइटली फिट हो, स्नगली फिट होना चाहिए कि हमारे पास, हमें अपना कंफर्ट नहीं देखना कि साइड से एयर लीकेज हो रही है जिससे एयर ट्रांसमिशन, क्योंकि फाइनली ये बात हो चुकी है कि एयरबोर्न या रूट से ही ये बीमारी फैलती है। तो हवा का अगर हम प्रवाह को रोक देते हैं, हम अपना टाइटली फिट 1090 पास तो इस मास्क पहनते हैं तो ये प्रोटेक्शन ठीक रहती है। अब दूसरी इससे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम आप अपने हैंड सैनिटाइजेशन पे कहते हैं, तो ये बातें पहले भी कही गई थी, मैं सिर्फ जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जैसे सैनिटाइजर का प्रयोग हर बार करना संभव नहीं होता, ना ही करना चाहिए। हमें सिंपल लिक्विड सोप से या सिंपल साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा डस्ट भी क्लीन हो जाएगा और हमारे लिए इजी होता है। कई बार सैनिटाइजर से स्किन पे रिएक्शन भी देखे गए हैं, तो ये भी है ना। और दूसरा, जो हमें लिक्विड सोप या साबुन से अगर हाथ धो रहे हैं तो ये इट शुड बी डन तो ये 20 सेकंड से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है, जिसमें ये वायरस की कोटेड वॉल जो होती है वो बॉडी से अलग हो रही होती है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पानी के अंदर हाथ डाला और वो आपका क्लीन हो गया, तो सोप से आपको मोर देन 20 सेकंड्स के लिए मेंटेन करना चाहिए। तो ये आपको हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में, मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जैसे पहले से बात हो रही है। इसके अलावा जैसे हम अपना प्रोफेशनल लेवल पे जब जैसे स्कूल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, वहां पर भी इस चीज के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर रहे हैं सारे नॉर्म्स को, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ठीक है, जो हेल्दी रहने के लिए जो कुछ बातें हुई हैं बीच में कि इम्यूनिटी लेवल, कि हमें 8 घंटे की अपनी स्लीप को मेंटेन करना है। ठीक है, इन चीजों के बारे में और जरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे सर, मैं बिल्कुल जानूंगा। जरा इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सोनीपत से हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार दया किशन जी, अपना सवाल रखिए जी। सर मैंने ये 1 महीना पहले वैक्सीन लगवाई थी, दूसरी जी। मेरे हाथ में और छाती में दर्द है, जो कि मैंने पहले भी स्टैंड लगवाया हुआ जी। ठीक है, तो ये दर्द नहीं जा रहा जी बिल्कुल भी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। हालांकि इस ऐसे ही कुछ मिलते जुलते सवाल इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर संदीप, हमारे लिए हर दर्शक का एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, उन तक वो जानकारी पहुंचाना जो उनके मन में सवाल है। सर, इसका जवाब आप दे दीजिए। अरे ना भाई, ऐसे पेशेंट हम रूटीनली बहुत देखते हैं ओपीडी में। ये जो इस तरह की कंप्लेंट्स है कि छाती में दर्द हो रहा है, सांस में खिंचावट हो रही है, एक्चुअली क्या है कि ना ये कई बार हम लोग ना वैक्सीनेशन से कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, अंडरलाइंग कोई भी रीजन हो सकता है पेन से रिलेटेड। मुझे लगता है कि जब पेन हो रहा था हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़ा वर्कअप भी कर लेना चाहिए। मे बी इनका जैसे ये बता रहे हैं, हो सकता है स्मोकिंग करते हो, बीड़ी लेते हो सकता है इस तरीके का कोई इश्यू हो जो अंडरगोइंग चल रहा हो। मुझे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना कोई बुराई नहीं है। इनका एक चेस्ट एक्सरे या संबंधित जांच, ईसीजी, तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो सिर्फ वैक्सीनेशन से रिलेटेड उसको ना समझा जाए। हमें चीजों को ठीक ढंग से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंपल मांसपेशियों का पेन से लेके हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू जो अभी स्टार्ट हुआ हो, या फिर कोई रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई इशू, तो जिसको टेस्ट में देख लेना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लगने के बाद ऐसा ना हो कि हम सभी चीज़ों को, अगर हमारे शरीर में कोई भी बदलाव हो रहा है तो हम उसको सिर्फ इस वैक्सीनेशन के साथ जोड़ करके देखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आम बीमारियां भी होती हैं, अक्सर इससे पहले भी होती आई हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को इस वैक्सीन के साथ, इस वैक्सीनेशन के साथ हमें जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ बदलाव होते हैं। अगर आपको वैक्सीन लगने के तुरंत बाद ही अगर आपको बुखार आता है या आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो ज़रूर उसको माना जा सकता है कि वो कोरोना की इस वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ परिणाम नहीं होता है। क्योंकि आधे घंटे जब आपकी वैक्सीन लगती है तो उस आधे घंटे के दौरान अगर कोई भी मेजर आप शरीर के अंदर बदलाव होना होता है तो वो तब तक हो जाता है। इसीलिए ही ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है जब भी कोई वैक्सीन लगवाता है तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी आपसे जरा ये जानना चाहता हूँ, तीसरी लहर की आशंका है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के ऊपर बना रहता है। बच्चों के ऊपर जब ये खतरा है तो सभी लोग ये चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन आ सके। इसको लेकर के क्या भी आप कहना चाहते हैं, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों की जो वैक्सीन है उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी तक तो ऐसी कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन ट्रायल्स चल रहे हैं। जब भी वो वैक्सीन आ जाएगी तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर एक कैंपेन फिर से चलाएंगे कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को वैक्सीनेशन डीपीटी के टीके या पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, उसी प्रकार से बच्चों को ये वैक्सीन भी पिलाई जाएगी या लगाई जाएगी। लेकिन
जब तक वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रही है तब तक के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता यही है कि बच्चे जो हैं, अभी आप देखें कि ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य ऑनलाइन स्टडी करने का यही है कि हम स्कूल में भीड़ में जाकर इन्फेक्शन कैच ना कर लें। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि यहाँ एक तरफ तो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे को मॉल में घूमने के लिए भेज रहे हैं। और खास तौर से जो कोरोना के समय पर यह था कि हम दूर से नमस्ते करें, उसकी बजाय फिर से वो हाथ मिलाने वाला, गले मिलने वाला, वो सब शुरू हो गया है। तो हम अपने जो कोरोना के नियम है उनका पालन अवश्य करें, बच्चों के केस में और खास तौर से करें, और दूरी बना के रखना या नमस्ते करके आदाब करके जो काम चल सकता है उतना चलाएं, ना कि दोबारा से गले मिलें। और एक और खास बात, जैसे डॉक्टर संदीप ने भी बोला, वो फिर से कहूंगा कि इम्यूनिटी बना के रखना बहुत जरूरी है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है अच्छी एक्टिविटी, अच्छा फूड, अच्छी स्लीप। तो बच्चों को रेगुलर नींद दें। ये समय ऐसा है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर या वीडियो गेम्स पर इतना समय व्यतीत करते हैं कि उनकी आंखें तो थकी हुई होती हैं, लेकिन सोने के लिए इच्छा नहीं होती, वो सो नहीं रहे होते, और नींद पूरी ना होने की वजह से धीरे धीरे करके उनका मनोबल या उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होने लगती है। तो ये भी पेरेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, एक्टिविटीज बाहर जाकर अगर नहीं संभव हो रही हैं तो घर के अंदर ही योग, प्राणायाम, एरोबिक्स, इनके माध्यम से आप एक्सरसाइज जरूर करवाएं, और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए अच्छी डाइट भी आवश्यक है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ जींद से दर्शक जुड़ चुके हैं। ओम सिंह, बहुत स्वागत है ओम सिंह जी आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। ऐसा है जी, ये दोनों वैक्सीन लगवा ली तो कितने टाइम तक इसका ये ट्रीटमेंट हो गया? ठीक है, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, लेकिन कितने समय तक कारगर हैं। हालांकि इससे पहले भी एक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका भी कुछ ऐसा ही सवाल था। हालांकि इस पर जवाब भी दिया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूँगा डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, एक्चुअली क्या है कि एब्सोल्यूट तो कोई रेंज नहीं है। हाँ, हमारे पास एक आइडिया रहता है कि हम लोग एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो मानते हैं वो 3 महीने तक टाइटर मेंटेन एंटीबॉडी का रहता ही है। तो एक एवरेज की बात करें तो 6 से 8 महीने जो हम ऐसा मान सकते हैं कि एंटीबॉडी लेवल शरीर में बना रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। तो बूस्टर डोजेस का भी तभी तक की प्रपोजिशन अभी रखी गई है कि इस मामले में हम इनको प्रोटेक्शन का एक एवरेज लेवल 3 to 6 मंथ जो कि रिकमेंडेशंस में रहता है, 6 मंथ का एक एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दोनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, अपना समय दिया आपने इंडिया न्यूज़ को, और साथ ही साथ आपने हमारे जितने भी दर्शक रहे हैं उनके कई महत्वपूर्ण सवाल, उनके मन में जो सवालों के गुबार उठ रहे थे उनको आपने शांत किया है, आपने जवाब दिया बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको समझाने की कोशिश की है कि कोरोना की इस जंग को लड़ने में आपको वैक्सीन की सहायता आपको ज़रूर लेनी होगी, और साथ ही साथ इसमें आपको दोनों डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर, कार्यक्रम में आप जुड़े। और लगातार हम इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस वक्त बने हुए भ्रम के जाल को तोड़ सकें, आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।